Hello students, how are you all? I hope all you're fine. In the previous video, I explained you about the equation of motion in terms of acceleration due to gravity. And also we will solve two numerical problems of NCERT to understand that the equation of motions. Okay. Now in today's video, I explain you about mass and weight. What is mass and what is weight? Normally क्या होता है mass और weight में बच्चे काफी confuse करते हैं. So let's start the topic. Now first of all mass. Mass it is the quantity of matter that contained in it. ये mass को हम क्या कह सकते हैं कि किसी भी material या कोई matter जो हमारा पदार्थ होगा उसमें कितनी quantity है, ठीक है, उसमें कितनी मात्रा है उस amount की, वो हमारा mass कहलाएगा. फॉर एग्जाम्पल हम मार्केट में जाते हैं परचून की दुकान में, तो हम उससे कुछ सामान परचेज करते हैं, ठीक है, चलो 1 किलो चीनी दे दो, आधा किलो गुड़ दे दो, नमकीन दे दो, दाल चावल दे दो, तो दैट इज मास. ठीक है, कि अगर मैं अरहर की दाल मांग रही हूँ तो उसका जो मास है उसमें अरहर की दाल की कितनी क्वांटिटी है. ठीक है, तो क्वांटिटी हमारी क्या हो गई कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिस भी बॉडी के बारे में बात कर रही हूँ, जिस भी बॉडी के मैं मास के बारे में बात कर रही हूँ, तो दैट मीन्स उसमें कितनी क्वांटिटी उसमें है. अब ठीक मास, अब क्योंकि देखिए इसमें सिर्फ क्वांटिटी के बारे में बात हो रही है, ठीक है, दैट मीन्स न्यूमेरिकल वैल्यू और वी कैन से मैग्नीट्यूड, इसमें डायरेक्शन बारे में कोई बात नहीं की जा रही है, तो हेंस इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. ठीक है, स्केलर क्वांटिटीज कौन सी होती है? द क्वांटिटीज विच हैव ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू और विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन. तो हेंस क्वांटिटी ऑफ जो हमारा मास होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? किलोग्राम. ठीक है, मास की जो वैल्यू होती है वो कांस्टेंट होती है. कांस्टेंट मींस वो हर जगह कांस्टेंट ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी. ठीक है, सपोज जैसे रुपीज है, रुपीज की जो वैल्यू है वो इंडिया में अलग होगी, ठीक है, अमेरिका में जाएंगे तो उसकी वैल्यू डॉलर के हिसाब से चेंज होती है. बट मास क्या है, अगर कोई चीज 1 किलो अगर इंडिया में है तो यूएसए में भी 1 kg ही कहलाएगी, नेपाल में भी वो 1 kg कहलाएगी. दैट मीन्स इट इज कांस्टेंट वैल्यू. उसकी वैल्यू क्या है? जगह प्लेस टू प्लेस पे प्लेस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती. और जो मास है वो कभी भी जीरो नहीं होता. फर्स्ट चैप्टर में आपने वो जो डेफिनेशन पढ़ी होगी, व्हाट इज मैटर? मैटर इज समथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस और एंड हैज मास. तो मैटर वो चीज होती है जिसका कोई ना कोई मास होगा. एयर भी एक मैटर है तो उसका भी कुछ ना कुछ मास होता है. कोई भी ऐसा मास नहीं होगा, मतलब कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं होगी जिसका मास क्या है? जीरो है. तो दिस इज मास. ठीक है, आई होप. और नॉर्मली जो हम मास होता है, ठीक है, उसको हम नॉर्मली, वैसे हम अपने मन से किसी भी वेरिएबल से रिप्रेजेंट करते हैं, पर नॉर्मली हम स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं. फिजिक्स में अधिकतर आप देखिएगा हम जो मास है उसे हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं. अगर दो मासेस हैं तो m1 m2 m3. लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और उसके कंपैरिजन में दूसरा ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है, तो हम कैपिटल एम और स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, सिंपल है क्योंकि जो मास है वो एन से रिप्रेजेंट, उसकी डेफिनेशन एन से शुरू होती है, तो यहाँ पे हम उसका रिप्रेजेंटेशन एन से करते हैं, बेसिकली स्मॉल एन से ही यूज करते हैं. ठीक है, और मास की जो वैल्यू है ये कांस्टेंट होगी. कांस्टेंट तो अभी तो मैं अर्थ के कंपैरिजन में बोला, लेकिन अगर हम मून पे चले जाएं तो भी जो मास की वैल्यू भी सेम होगी. अगर मैंने 1 किलो चीनी ली है, अर्थ में भी वो 1 किलो ही होगी, और मून पे जाएंगे तो भी वो 1 kg ही होगी. ठीक है, दिस इज मास. वेट क्या है? वेट थोड़ा सा डिफरेंट है इस मास से, थोड़ा क्या, वैसे थोड़ा ज़्यादा ही डिफरेंट है. ठीक है, अब आपको पता है कि जो अर्थ है वो हर चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है. ठीक है, फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था. तो द अर्थ अट्रैक्ट्स एवरीबॉडी विद अ सर्टेन फोर्स. ठीक है, अब जो ये फोर्स है वो किस पे डिपेंड करता है? उसके मास पे और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे. जैसे फोर्स की डेफिनेशन क्या थी? मास इनटू एक्सेलरेशन. लेकिन अगर अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचे यानी फोर्स लगा रही है, फोर्स तो सेम होगा. नाउ यहाँ पे एक्सेलरेशन इज चेंज टू जी. तो जो अर्थ जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है, ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं वो हमारा क्या कहलाता है? वेट. ठीक है, तो हेंस वी कैन डिफाइन वेट एज फोर्स विद विच जो अर्थ है या कोई ऑब्जेक्ट है, फोर्स विद विच एन ऑब्जेक्ट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द अर्थ. कि कोई एक वेट क्या होता है? एक ऐसा फोर्स होता है जिसकी वजह से कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है. ठीक है, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं हियर W से इंटू mg. वैसे ऑलमोस्ट देखा जाए तो सेम ही है, बट क्या है, अब यहाँ पे हम फोर्स बोलते हैं, यहाँ पे हम वेट बोलेंगे. यहाँ पे मास सेम है बट ए इज रिप्लेस बाय जी. तो जब भी ए जी से
रिप्लेस हो जाएगा, तो एफ डब्ल्यू से रिप्लेस हो जाएगा। तो डब्ल्यू इक्वल्स टू एम इंटू जी, दैट इज वेट। वेट क्या होता है? इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ द इट इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, अब क्योंकि वेट क्या है? हमारा फोर्स ही है, तो जो एसआई यूनिट फोर्स की थी वही एसआई यूनिट हमारी क्या हो जाएगी? वेट की हो जाएगी। दैट मीन्स द एसआई यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन। ठीक है, अब देखिए मास थी हमारा एक स्केलर क्वांटिटी थी, तो हमारे यहाँ पे वेट क्या हो जाएगा? एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। क्यों वेक्टर हो जाएगी? बिकॉज ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि जो इसमें फोर्स लगता है यानी जो वेट है उसकी जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है? हमेशा टुवर्ड सेंटर ऑफ द अर्थ। उसकी जो डायरेक्शन होती है हमेशा क्या होती है? सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ होती है। हेंस इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एंड वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज which have magnitude and as well as direction। ठीक है, और ये हमेशा क्या है? इसकी डायरेक्शन क्या होगी? टुवर्ड्स द अर्थ, या हम कह सकते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन। रिप्रेजेंटेशन कैपिटल डब्ल्यू होता है। ठीक है, वन इम्पॉर्टेंट थिंग, एज मास इज अ कांस्टेंट वैल्यू, मास क्या था? कांस्टेंट था, वेदर इट इज प्लेस्ड इन अर्थ और इट इज प्लेस्ड इन मून, बट वेट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ठीक है, वेट की जो वैल्यू होती है वो चेंज होती रहती है। अर्थ में उसकी कोई और वैल्यू होगी और मून पे स्पेशली कोई और वैल्यू होगी। आपने देखा होगा कि कई जो एस्ट्रोनॉट वगैरह हैं, ठीक है, वो अर्थ वो स्पेस में जाके क्या है? घूमते रहते हैं। ठीक है, क्यों घूमते रहते हैं? क्योंकि जो वहाँ पे वेट है, या हम बोलेंगे हम ये कह सकते हैं जहाँ वहाँ पे जो ग्रेविटी होती है वो कम होती है। ठीक है, तो बेसिकली एक सिंपल टर्म्स में बोलूँ कि अगर मेरा वेट 60 kg है अर्थ में, तो मून में वो कितना हो जाएगा? 1/6 यानी 10 kg हो जाएगा, क्योंकि अर्थ के ग्रेविटी के कंपैरिजन में मून का जो ग्रेविटी होता है या मून का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो कम होता है। तो हेंस जो वेट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, इट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, वो कांस्टेंट नहीं होता। ठीक है, जहाँ पे जी की वैल्यू, जहाँ पे हमारा मास तो जीरो होता नहीं है, लेकिन अगर इफ द वैल्यू ऑफ जी बिकम्स जीरो देन वेट ऑल्सो जीरो, तो वेट ऑफ द जो वेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका आप सपोज करें कोई भी ऐसी बॉडी है जिसका अर्थ के सरफेस में कोई वेट हो, लेकिन जैसे मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, नहीं था इससे पहले वाली वीडियो जिसमें मैंने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में बताया था, उसमें मैंने बताया था कि जो वैल्यू ऑफ जी होती है वो चेंज होती रहती है। अर्थ के सरफेस पे कुछ और होती है, पोल्स पे कुछ और होती है, इक्वेटर पे कुछ और होती है और सेंटर पे कुछ और होती है। तो जब एज द वैल्यू ऑफ जी वैरीज सेम द वैल्यू ऑफ डब्ल्यू वैरीज, तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हम सेंटर ऑफ द अर्थ में ले जाएंगे तो उसका वेट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, सिंस द वैल्यू ऑफ जी इज जीरो एट सेंटर ऑफ द अर्थ। क्योंकि अर्थ के सेंटर में जी की वैल्यू क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है, इसलिए हमारा वेट भी जीरो हो जाएगा। I hope till now this concept is clear to you that what is mass and weight। mass basically एक क्वांटिटी होती है कि किसी भी ऑब्जेक्ट में कितनी क्वांटिटी प्रेजेंट है, वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, उसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, वो जीरो नहीं हो सकती। इसके रिवर्स में हम वेट क्या कह सकते हैं? एक ऐसा फोर्स होता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करता है, अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करता है, और वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, उसकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड इट्स वैल्यू कैन बी जीरो। ठीक है, नाउ वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून, ये मैं आपको अभी बता चुकी हूँ कि कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, उसका वेट मून पे कितना होता है? अर्थ के वेट के 1/6 होगा। सपोज अगर किसी ऑब्जेक्ट का वेट अर्थ में जितना भी है तो उसका मून पे कितना हो जाएगा? वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट on moon equals to कितना हो जाएगा? 1/6 of weight of an object on earth। ठीक है, अर्थ में जितना भी होगा उसके ऑब्जेक्ट का 1/6 हो जाएगा। ठीक है, एंड नाउ हियर वी विल सॉल्व अ डेरिवेशन। हियर वी कैन अ फॉर्मूला फॉर डेरिवेशन ऑफ दिस कॉन्सेप्ट कि कैसे जो वेट ऑफ एक किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट होता है वो अर्थ मून में अर्थ के वेट का 1/6 होता है। Now this derivation is based on the universal law of gravitation। The universal law of gravitation tells that force is directly proportional to
product of the masses m1 and m2 and inversely proportional to the square of the distance between the two objects. And when we replace this proportional sign, then F equals to G m1 m2 upon r square. This is our universal law of gravitation. Using this formula, we will finally derive the equation. Okay. Now, let us consider moon. Suppose moon. Okay. We have an object. Its mass is m. Object है, उसका mass हम consider करेंगे small m. Let mass of the moon is capital M. Let its radius be r. And the force, here the force is replaced by weight. So weight on we can say weight of the object on the moon, that will be, here it is m. Here F is replaced by weight. Force और weight दोनों same है. So weight on the object on moon, it will be G, this gravitation constant, capital M, mass of the moon, small m, mass of the object, and the distance between, or we can say the radius of the moon. This is our first equation. ये फर्स्ट इक्वेशन क्या कहती है कि जो वेट है किसी भी ऑब्जेक्ट का मून पे, वो क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ द मासेस, मास और ऑब्जेक्ट का मास का प्रोडक्ट, मास ऑफ मून और मास ऑफ द ऑब्जेक्ट का प्रोडक्ट, और उनके बीच जो भी रेडियस हमारा होगा उसका. नाउ अब हमें पता है ऑब्जेक्ट का मास सेम रहेगा, लेकिन जो अर्थ का मास होता है वो मून के मास से 100 टाइम्स होता है. दैट मीन्स नाउ द केस ऑफ द अर्थ, object का mass same, it will not be changed, it is a constant value, but the mass of the earth, it is 100 times greater than mass of the moon. So if the mass of the moon is m, then the mass of the earth will be 100 m. ठीक है, क्योंकि जो अर्थ है वो मून से 100 गुना ज्यादा बड़ी है, उसका साइज 100 गुना ज्यादा बड़ा है उसका मास, तो 100 m. And the radius of earth, it will be 4 times greater than radius of moon, और उसका जो रेडियस है अर्थ का वो मून के रेडियस से 4 टाइम्स बड़ा है. तो here this is the weight on earth. So hence weight of the object on the earth, it will be WE, G gravitation constant, here 100 m, this is the mass of the earth, and small m mass of the object, and 4r square, this is the radius of the earth. Now comparing both these two equations, we will finally get or we can say dividing both equation Wm divided by We, capital G mm upon here r square, and G into 100 m into small m upon, open this, 16 r square. ओके ठीक है, ये तो हमारा था फोर्स, या हम कह सकते हैं वेट ऑन द किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट जो कि मून पे होगा. अब अर्थ के केस में जो ऑब्जेक्ट का मास है वो सेम होगा m, अर्थ का मास जो है वो मून के मास से 100 टाइम्स ग्रेटर होता है, तो दैट मीन्स 100 m, क्योंकि मून का मास m है. रेडियस जो होती है अर्थ की वो मून के रेडियस से 4 टाइम्स ज़्यादा होती है, यानी 4r. पुटिंग ऑल दिस वैल्यू इन द ग्रेविटेशन लॉ, वी विल गेट दिस dividing Wm by We, weight of the moon, weight on moon divided by weight on earth. So we will finally get this equation, and we will get 1 upon 1 into 100 upon 16. This 16 will move to us. That means we will get 16 upon 100, and it will be 1 upon 6. How 1 upon 6? 16 6 are 96. So that means approximate value will be 1 upon 6. So that hence we can conclude that mass of an object
on moon, it will be 1/6 of mass of an object on the earth. कि मून में जो भी ऑब्जेक्ट है उसका मास जो होगा वो अर्थ में जो उसका जो मास है उसका 1/6 होगा. I hope today's video, the topic I taught in this video, mass and weight, it is clear to you. That's it for today. Thank you and have a nice day.